आपातकाल। आपातकाल किसी भी देश के लिए एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर उस देश की सरकार देश को चलाने में असमर्थ होती है। भारत के इतिहास में 1975 में एक ऐसा काला सच हमारे सामने है जो कि लोकतांत्रिक देश के लिए खतरा है। और उस समय 1975 में भारत में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा उस समय आपातकाल लागू हुआ था 25 जून 1975 को। तो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा ये आपातकाल लागू किया गया था और कांग्रेस की सरकार 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी की बागडोर में प्रधानमंत्री बनती हैं ये, और तब से लेकर के ये शासन को संभालती हैं प्रधानमंत्री पद के रूप में। आपातकाल में लोगों के मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया जाता है और प्रेस की लाइट काट दी जाती है। पेपर जहां पर छप रहे होते हैं, प्रिंटिंग प्रेस, वहां पर लाइट काट दी जाती है ताकि प्रेस में कुछ भी छप ना सके। तो ये एक ऐसी घटना होती है जहां पर सरकार की जो अस्थिरता है, जो नाकामयाबी है, उसको प्रदर्शित करता है। अब ये आपातकाल की स्थिति एक दिन में तो बन नहीं गई, इसके लिए पीछे कई सालों से पूरी प्रक्रिया चल रही थी और सरकार का लोगों के प्रति जो द्वेष था, जो विपक्ष के मुद्दे थे, वो सभी जाहिर हो रहे थे। जनता में असंतोष विपक्ष का फैला हुआ था, जिस कारण से प्रधानमंत्री को उस समय ये स्टेप लेना आवश्यक हो गया था। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपातकाल क्यों लागू हुआ और क्या इसकी परिस्थिति थी। तो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के उस समय सरकार और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों में विवाद चलता ही रहता था। 1966 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनती हैं और इससे पहले जब ये नेहरू जी के साथ में थी तो विपक्ष के लोग इनको गूंगी गुड़िया के नाम से संबोधित करते थे। इनको कहते थे गूंगी गुड़िया कि ये सरकार में आने के बाद क्या ही कर पाएंगी। परंतु कांग्रेस की जब सरकार बनती है तो पीएम का पद इनको दिया जाता है। बागडोर ये पीएम की देश के रूप में, देश की प्रधानमंत्री के रूप में बागडोर संभालती हैं। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट और सरकार के साथ विवाद थे इनके, वो मूल अधिकारों को लेकर के थे। मूल अधिकार, पहला मामला आता है गोलकनाथवाद 1967 में, जिसमें मूल अधिकार को सीमित किया जाता है। कांग्रेस सरकार हमेशा से ये चाहती थी कि संविधान को सीमित कर दिया जाए, मूल अधिकार जो है लोगों के वो कम कर दिए जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी इस बात पर अडिग रहा हमेशा से कि लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं वो कम नहीं किए जाएंगे। जो मूल अधिकार संविधान में दिए गए हैं, संविधान के बनने के समय, उनको कम नहीं किया जा सकता। यही बात 1973 के केशवानंद भारतीवाद में भी निकल करके सामने आती है कि मौलिक अधिकार संविधान की मूल संरचना को परिवर्तन नहीं कर सकते। तो कांग्रेस सरकार के सुप्रीम कोर्ट के साथ हमेशा से विवाद चलते चले आ रहे थे। तो इस तरह से ये सरकार के विवाद थे। और अगर हम बात करें आपातकाल को लेकर के, तो आपातकाल में इंदिरा गांधी की ये परिस्थितियां सही नहीं होती हैं और ये 1966 में प्रधानमंत्री बनती है। इसके बाद दोबारा जब इलेक्शन होते हैं 1971 में, तो 1971 के इलेक्शन में इनका बोलबाला होता है। लेकिन ये जिस जगह से सांसद बनी होती है वो होती है रायबरेली, और रायबरेली सीट से सांसदी का चुनाव ये लड़ रही होती हैं। जैसे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनारस से सांसद हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय रायबरेली से सांसद का चुनाव लड़ रही थी 1971 में। तब इनके विरोध में थे राजनारायण सिंह। राजनारायण सिंह जी जब इनके विरोध में थे तो वहां पर इंदिरा गांधी ने राजनारायण सिंह को लगभग 1 लाख वोटों के अंतर से हराया था। परंतु वहां राजनारायण सिंह ने ये देखा कि इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे अवैध जो चीजें थी, सरकारी पैसा जो था, उसको अपने चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग किया था। इसलिए राजनारायण सिंह चुप नहीं बैठे, उन्होंने जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दायर कर दी। और रिट दायर करने के बाद जब इस रिट का वर्डिक्ट आता है, फैसला आता है, तो फैसले में इंदिरा गांधी को दोषी पाया जाता है और
फैसले में जब दोषी पाया जाता है तो दोषी पाए जाने के साथ इनको कुछ सजा भी दी जाती है पनिशमेंट के तौर पर। अब ये चूंकि प्रधानमंत्री थी, इसलिए इनकी पार्टी को 6 साल चुनाव लड़ने पर पाबंदी सुप्रीम इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाता है कि 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। इसके अलावा दोषी थी इंदिरा गांधी, और जो जीत जो राजनारायण सिंह को इंदिरा गांधी ने हराया था, उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है, इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है, और इसके अलावा राजनारायण सिंह को विजेता घोषित कर दिया जाता है। अब एक सांसद जो कि जीत चुका होता है वो प्रधानमंत्री के पद पर है, लेकिन अगर कोर्ट के द्वारा उसको फैसले में ये बताया जाता है कि वो अवैध साधनों के द्वारा उसने चुनाव जीता है, तो वो प्रधानमंत्री पद पर कैसे बना रह सकता है। इसलिए ये सत्ता की एक भूख कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की उस समय सत्ता की ये भूख थी, और उन्होंने क्या किया कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चुनौती दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट में जब इस फैसले को चुनौती दे दी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी तब तक आप प्रधानमंत्री पद पर बनी रह सकती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए आप किसी भी संविधान में संशोधन नहीं कर सकती हैं, चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, वोट नहीं कर सकती हैं किसी भी अधिनियम या संशोधन पर। तो ये एक सबसे शक्तिशाली पद प्रधानमंत्री के होते हुए देश में ऐसा हो जाता है कि कुर्सी पर तो है लेकिन कोई फैसला नहीं कर सकते। तो ये फैसला जो है प्रधानमंत्री को उस समय नागवार गुजरा, और उन्होंने उस समय बंगाल के जो सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, वो थे सिद्धार्थ शंकर रे को अपने पास उन्होंने बुलाया फोन करके, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। और ये सिद्धार्थ शंकर रे एक तरह से पीएम जो इंदिरा गांधी थी इनके करीबी लोगों में से एक थे। जो भी संविधान से संबंधित मुद्दे होते थे वो इनसे ही डिस्कस किए जाते थे। तो उन्होंने इनको बुलाया और बुला करके पूरी मामले को विस्तार से बताया और आपातकाल की संबंध में चर्चा की। तो रे साहब ने बताया कि अनुच्छेद 352 यानी आपातकाल की जो स्थिति है 352 से 60, वहां पर ऐसा प्रावधान है कि अगर आंतरिक अशांति या उपद्रव हो तो उस आधार पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, प्रेसिडेंट रूल लागू किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री उनकी सलाह को मानते हुए, अब क्या होता है कि प्रधानमंत्री लेटर लिखवाती हैं बाकायदा, और राष्ट्रपति उस समय होते हैं फखरुद्दीन अली अहमद जी, तो उनके पास लेकर के जाती हैं और उनको रातों रात राजी कर लेती हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया होता है 24 जून को, और 25 जून की रात को आपातकाल की घोषणा श्रीमती प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी जी होती हैं फखरुद्दीन अली अहमद से नोटिस के द्वारा घोषित क्लियर कर लेती हैं। और 26 जून की सुबह रेडियो पर आकर के वो ये घोषणा करती हैं कि देश में आपातकाल लागू हो गया है, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल लागू कर दिया है। तो इस तरह से आपातकाल लागू हो जाता है। अब यहाँ पर ये बड़ा मुद्दा है कि आंतरिक अशांति किस तरह से थी 1900। अब थोड़ी ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, क्या उस समय की परिस्थितियां रही थी, क्या भारत में सामाजिक और विपक्ष के द्वारा क्या क्या मुद्दे थे जिनके चलते सरकार को इस तरह का निर्णय लेना पड़ा। वो क्या था कि जब 1971 में एक तो पहला यही असंतोष का मामला हुआ कि चुनाव में अवैध संसाधनों का प्रयोग किया इन्होंने रायबरेली से, जो कि इनकी सरकार में छवि को खराब कर रहा था, जनता में इनकी छवि खराब हो रही थी। तो ये एक मामला था। और दूसरा मामला था कि उस समय गरीबी जो थी वो अपनी चरम सीमा पर थी। तो यह जो चुनाव इन्होंने जीता था 1971 में, ये नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, तो इस नारे पर ये चुनाव जीती थी। लेकिन क्या होता है कि चुनाव जीतने के बाद भ्रष्टाचार संबंधी जो मामले हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। गुजरात के एक स्कूल में उस समय फीस के बढ़ने पर 20% तक की फीस जो है मेस की बढ़ा दी जाती है कॉलेज में। तो उस कॉलेज के जो छात्र हैं वो आंदोलन पर उतर आते हैं। तो आंदोलन पर आने के अलावा उस समय जो गुजरात के सीएम होते हैं श्री चिमनभाई पटेल, तो चिमनभाई पटेल पर एक भ्रष्टाचार का मामला उजागर होता है और उसमें वो फंस जाते हैं। तो इस तरह से आंदोलन और सरकार के जो नेता होते हैं भ्रष्टाचार में जब फंस जाते हैं तो जनता का एक आंतरिक दबाव सरकार के ऊपर बन जाता है।
तो वहां पर उस समय बिहार के नेता जयप्रकाश नारायण थे और प्रमुख नेताओं में से एक थे। तो उनको वहां आंदोलन के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो ये गुजरात में एक आंदोलन क्रमिक रूप से बहुत चरम सीमा तक फैल जाता है और ये जो जेपी जयप्रकाश नारायण होते हैं, ये जो है पीएम से सरकार के विपक्ष के रूप में जो सीएम थे चिमन भाई पटेल, उनको रिजिग्नेशन यानी कि रिजाइन देने के लिए कहते हैं, सरकार से पद को छोड़ने के लिए कहते हैं। और ऐसा होता भी है कि दबाव में सरकार आ जाती है और जो चिमन भाई पटेल होते हैं उनको इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये गुजरात की राजनीतिक परिदृश्य था और उसी आधार पर बिहार में भी उस समय बिहार के सीएम थे हमारे अब्दुल गफूर जी, और अब्दुल गफूर 1973 में ये भी इस्तीफा देना पड़ता है इनको भी। और वो किस लिए? क्योंकि बिहार में गुजरात की राजनीति को देखते हुए जो कि जयप्रकाश नारायण थे, जेपी कहे जाते थे, उस समय ये गुजरात में आंदोलन के लिए गए थे और उसी बेस पर इन्होंने बिहार में भी आंदोलन किया। यहाँ भी सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त थी, कई मंत्री जो थे वो भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। इसलिए जयप्रकाश जेपी मूवमेंट के नाम से वहां पर एक आंदोलन चलाया। सबसे पहले जो फीस के बढ़ते मामले थे वहां पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ कई सारे जो कॉलेज थे, कॉलेज के जो स्टूडेंट थे, उनसे आंदोलन के लिए प्रेरित किया और आंदोलन किया। आंदोलन बहुत बड़ी मात्रा में हुआ। तो वहां पर क्या होता है कि जब विधानसभा सत्र शुरू होने वाला होता है तो उस समय राज्यपाल दोनों सत्रों को संयुक्त रूप से संबोधित करने वाले होते हैं। उनको रोकने के लिए जो विद्यार्थी स्टूडेंट होते हैं उनको बुलाया जाता है आंदोलन के लिए। और इस पर क्या होता है कि आंदोलन में जो राज्यपाल होते हैं उनको विधानसभा में जाने नहीं दिया जाता है। इस पर पुलिस और जो स्टूडेंट होते हैं इनके बीच आंदोलन हो जाता है और पुलिस जो है लाठी बरसाती है और इसमें लगभग 20 से 25 स्टूडेंट जो होते हैं उनकी मौत हो जाती है। इतना भयानक ये आंदोलन हुआ था। तो उस समय जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन को लीड करते हैं, इसका नेतृत्व अपने ऊपर लेते हैं और सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन होने लगते हैं। तो इस तरह से राज्य में एक तरह से उथल पुथल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कांग्रेस के खिलाफ। तो वहां पर जयप्रकाश नारायण जो है सरकार के खिलाफ ये ऐसी अपील करते हैं कि अब्दुल गफूर जी जो है वो इस्तीफा दे। और होता भी ऐसा है कि इनको मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही थी, स्टूडेंट जो थे वो सब सड़कों पर आ गए थे। अब गुजरात और बिहार के सीएम ने इस्तीफा दे दिया तो दो राज्यों में एक बड़ी जो है उथल पुथल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो अन्य राज्यों में भी कई जगह छोटे मोटे उग्र रूप से आंदोलन जो है सरकार के खिलाफ जारी हो रहे थे, चल रहे थे, क्योंकि महंगाई अपनी चरम सीमा पर थी। और इसके अलावा सभी रेल कर्मचारी भी उस समय लगभग 20 लाख से भी अधिक रेल कर्मचारी जो थे वो हड़ताल पर आ जाते हैं। और इसके अलावा तेल संकट 1973 का तेल संकट जो है उस समय उभर करके सामने आता है। खाड़ी देशों में जहां से भारत में तेल की प्राप्ति होती थी, जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राप्ति होती थी, तो वहां पर युद्ध की स्थिति हो जाने से तेल की महंगाई आसमान छूने लगती है, तेल की कीमत जो है वो आसमान छूने लगती है। तो इस तरह यहाँ पर गरीबी तो पहले से ही थी और तेल संकट और बढ़ जाता है। और तेल जो है उस समय सबकी जरूरत थी, आज भी सबकी जरूरत है। तो तेल की महंगाई के चलते लोगों में जन आक्रोश सरकार के प्रति था कि तेल क्यों महंगा है। तो ये तेल संकट और इसके अलावा प्रमुख मुद्दा जो था वो था भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर असंतोष की स्थिति उत्पन्न थी। अब आते हैं इंदिरा गांधी पर आपातकाल पर। तो इतनी सारी स्थितियां, लगभग पूरे देश में ऐसे आंदोलन उत्पन्न हो गए थे जो सरकार के खिलाफ विपक्ष में खड़े हुए थे। तो ऐसी स्थिति को देखकर पीएम इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल का निर्णय लिया। इससे पहले 1971 की अगर बात करें तो 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध से सरकार पहले ही जूझ चुकी थी। जो भी पैसा था, संसाधन थे, वो सभी जो है इन पर खर्च हो गए थे युद्ध में। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण पर इंदिरा गांधी हमेशा से ये दावा करती थी कि ये जो है अमेरिका के साथ मिले हुए हैं और अमेरिका की साजिश से ये भारत में राज्यों को अस्थिर कर रहे हैं, यहाँ की सरकार कांग्रेस के खिलाफ भड़का रहे हैं, लोगों में जन आक्रोश पैदा कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। तो ये एक पीएम का वर्डिक्ट था उस समय जयप्रकाश नारायण जी के
खिलाफ। उस समय क्या था कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो पीएम जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी उस समय अमेरिका गई। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उस समय निकलसन, उनसे कहा जा करके कि पाकिस्तान को हथियार ना दें ताकि युद्ध में सहायता ना मिल सके। आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में भी पाकिस्तान जो है अमेरिका का हिमायती बनता है और उस समय भी ऐसा था, शुरू से ही ऐसी स्थिति थी। तो जो पीएम थी अमेरिका गई और अमेरिका जा करके कहा कि भारत जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई ना करे, आपूर्ति रोक दे। लेकिन निकलसन ने उनकी ये बात नहीं मानी और उनकी शर्तें नहीं मानी। तो इसलिए इंदिरा गांधी को ये शक और हो गया कि हो ना हो कि जो प्रेसिडेंट हैं ये भारत की स्थिति को बिगाड़ना चाहते हैं और जो लोकतांत्रिक स्थिति है उसको समाप्त करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं संकट की तरफ देश जा रहा है। तो इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये उन पर शक करती हैं और बयानों में ये कहती हैं कि ये जो है पार्टी को फंड भी अमेरिका से दे रहे हैं। सीआईए अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी थी और उसी पर ये दबाव डालती है और कहती है कि सीआईए के साथ जो है ये मिले हुए हैं जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो ये भी एक विपक्ष की स्थिति बन जाती है। तो यहाँ पर जो महंगाई है, हड़ताल है, तेल संकट है, भ्रष्टाचार है, इस तरह की स्थितियां थी। और विपक्ष में उस समय जो प्रमुख नेता थे, जो स्टूडेंट जो उस समय थे, जो कि हड़ताल पर बैठे हुए थे, आंदोलन जेपी मूवमेंट में शामिल थे, वो प्रमुख रूप से थे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव और रामविलास पासवान। ये आगे के उभरते हुए नेता थे। इन्होंने उस इमरजेंसी के दौरान अपने आप को इतना निखारा, संवारा कि आगे की राजनीति में ये सक्रिय रूप से शामिल हो गए। ये लोग कहीं किसी भी राजनीतिक परिवार से नहीं आते थे, बिल्कुल सामान्य परिवार से आते थे और राजनीति में, भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से विकासात्मक भूमिका निभाई। तो आपातकाल 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है कि पीएम पद पर तो बनी रह सकती हैं लेकिन कोई भी निर्णय लागू नहीं कर सकती हैं। तो ये एक खराब परिस्थिति हो जाती है एक सांसद के लिए। तो ये क्या करती है कि फखरुद्दीन अली अहमद जो कि प्रेसिडेंट होते हैं उनके साथ मिलकर के आपातकाल लागू कर देती हैं। अब ये आपातकाल 2 साल तक चलता है। आपातकाल लागू होता है 25 जून 1975 को और ये समाप्त होता है 23 मार्च 1977 को। 23 मार्च 1977 और 25 जून 1975, लगभग 2 साल तक का ये आपातकाल चलता है। और आपातकाल की स्थिति कुछ ऐसी ही होती है जैसे कि अभी जो कोविड-19 के समय देखी है हम लोगों ने। कोविड-19 में जिस तरह से सड़कें बंद थी, लोगों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था, ये एक महामारी का दौर था। और उस समय आपातकाल के दौर समय में कई लोगों को, नेताओं को, जो बड़े बड़े नेता थे उनको जेल में बंद कर दिया गया था, क्योंकि जो कांग्रेस सरकार थी उसने विपक्ष के जितने भी नेता थे जो भीड़ को भड़काने का काम कर रहे थे। 25 जून की एक और बड़ी घटना है, जो जयप्रकाश नारायण होते हैं उस समय के प्रमुख नेता थे। सभी आंदोलन जो लगभग थे उनको उन्होंने ही लीड किया था सरकार के खिलाफ। तो जो कांग्रेस सरकार थी वो टारगेट पर रखे हुए थी जयप्रकाश नारायण को और इनको 25 जून को आपातकाल की घोषणा होती है। तो एक तरफ आपातकाल की घोषणा हो रही होती है और दूसरी तरफ जो इंदिरा गांधी के बेटे होते हैं राजीव गांधी, वो लिस्ट तैयार कर रहे होते हैं उन नेताओं की जिन नेताओं की गिरफ्तारी अगले दिन होनी थी। जैसे ही 26 जून को आपातकाल की घोषणा सुबह पीएम के द्वारा की जाती है, उसी समय ये ऐसी स्थिति होती है कि विपक्ष के जितने भी नेता होते हैं सबको पकड़ पकड़ कर, ढूंढ ढूंढ कर जेल में बंद कर दिया जाता है। तो इस तरह से उस समय लगभग 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख से भी अधिक जो विपक्ष के लोग थे, जो भी आंदोलन में शामिल थे, उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये जो आपातकाल है ये 2 वर्ष तक चलता है और इस आपातकाल के दौरान कुछ चीजें अच्छी भी हुई थी कि कोई भी आंदोलन नहीं हुआ, सब कुछ सीमित रूप से चलता रहा। इससे पहले जो 1971 का जो आपातकाल था, इमरजेंसी भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जो चल रहा था, वो चलता रहा, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को जो युद्ध है वो समाप्त हुआ और 25 जून 1975 को
जो आपातकाल है वो घोषित हुआ, तो पिछला आपातकाल चलता हुआ चला आ रहा था। तो ये आपातकाल दोहरा आपातकाल हो गया और कुल 1971 से लेकर 77 तक देश आपातकाल की स्थिति में ही रहा। तो ये एक ऐसा समय था कि देश में कोई विशेष विकास नहीं हुआ, हमारी स्थिति जैसी की तैसी बनी रही। तो 1977 तक 2 साल तक ये आपातकाल जो आंतरिक अशांति विद्रोह के नाम पर लगाया गया था, ये चलता रहा। ये लोकतंत्र के हिस्से में एक काला सच माना जाता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये सही नहीं है। और ये 2 साल तक चलने वाला आपातकाल था। इसमें सरकार की लोकप्रियता जो है वो घट जाती है। इसमें जो इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी थे, इन्होंने उस समय ऐसी स्कीम चलाई जिससे जनता में आक्रोश पैदा हो गया और इन्होंने जनता के लिए जो है उस समय जनता को जो कंट्रोल करने का, जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने का मुद्दा था वो चरम पर था। तो इन्होंने जो नसबंदी की प्रक्रिया थी, आपातकाल के दौरान नसबंदी को लागू किया और लोगों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती मास स्टरलाइजेशन किया, यानी नसबंदी करी। तो जो जनता का जो रुझान था कांग्रेस के प्रति वो कम होता चला गया। और जब 1977 में आपातकाल समाप्त हुए, फरवरी में, मार्च में चुनाव की घोषणा हुई और चुनाव होता है, तो चुनाव में क्या होता है कि कांग्रेस को करारी शिकस्त मिलती है, क्योंकि जनता में इनका जो लोकप्रियता थी वो कम हो जाती है, कहें कि समाप्त हो जाती है। उस समय कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा जैसे राज्यों में एक भी सीट नहीं मिलती है, पूरी तरह से पराजित हो जाती है। तो उस समय पहली बार, आजादी के बाद पहली बार 1977 में विपक्ष में जनता पार्टी की सरकार बनती है और उस समय प्रधानमंत्री पद जो है वो मोरारजी देसाई को दिया जाता है। इससे पहले कांग्रेस के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। केवल केरल और तमिलनाडु जैसे साउथ के दक्षिण भारतीय राज्यों को छोड़कर पूरे भारत पर कांग्रेस का ही शासन था। तो 1977 तक, लगभग आजादी से कहें तो 1947 से 77 तक, 30 साल तक जो कांग्रेस का दौर था वो समाप्त होता है और यहां से कांग्रेस की राजनीति छीड़ पड़ती है। और वर्तमान समय में तो आप देख ही ना कांग्रेस की राजनीति कहां तक, किस स्तर तक गिर गई है। तो ये था आपातकाल से संबंधित पूरा एक वीडियो और आशा है इस वीडियो में आपको आपातकाल की संपूर्ण जानकारी मिली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बतला लिया।